This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः आषाढ़ शुद्ध एकादशी आषाढ़ एकादशी इति दिनांक 20 जुलै 2021 निदान अध्याय 6 शोषणिका शङ्खं चक्रं जलतान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगतवनः प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेत ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विषमाशनं शोषस्य आयतनम् इति यदुक्तं तदनु व्याख्यास्यामः। तर्हि चतुर्थः हेतुः तावत् विषमाशनं तदपि शोषस्य आयतनं कथम् अथवा केन प्रकारेण विषमाशनं शोषस्य आयतनं भवति हेतुः भवति तत् ब्रूते। यदा पुरुषः पान अशन भक्ष लेय उपयोगात् प्रकृतिकरण संयोग राशि देशकाल उपयोग संस्था उपशय विषमान आसेवते तो पान अशन भक्ष लेय इनका जो उपयोग करना है और प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपशय इन सभी का सेवन जो प्राकृतिक स्थिति से होना चाहिए, योग रूप से होना चाहिए, वो अगर नहीं होता है विषमान आशय तो पान आशन भक्ष लेय इसका विषम इस प्रकार का अगर प्रयोग है, प्रकृतिकरण वगैरह के भाव अनुकूल इस प्रकार के नहीं है, गैर तरीके से इनका प्रयोग किया जा रहा है। ते विषमाः शरीरम् अनुसृत्य यदा श्रुतः सन् अयनमुखानि प्रतिवार्य अवतिष्ठन्ति तदा जन्तुः यद् आहारजातम् आहरति तत् अस्य मूत्रपरिश्रम एव उपजायते भूयिष्ठं नान्यस्तथा शरीरधा। तो ये विषम होने के कारण जब ये शरीर में फैलते हैं और स्रोतसंग के जो मुख है, स्रोतसंग के जो मार्ग उसके मुख इस प्रकार के प्रतिवार्य अवतिष्ठन्ते उनको रोक के वहीं पे रुक जाते हैं। तदा जंतु हो यद आहार जातम आहार तदा वो प्राणी वो मनुष्य जो आहार खाता है तत्तदस्य मूत्र परिश्रम एवं उपजायते भूयिष्ठम नान्यस तथा शरीर धातु। तो वो मूत्र और पुरुष में ही परिवर्तित इस प्रकार का हो जाता है भूयिष्ठ, ज्यादा से ज्यादा वही निर्माण होता रहता है। नान्यस तथा शरीर धातु तो सारकिट्ट विभाजन होना ये जो एक अग्नि की अहम प्रक्रिया है
उसमें सार भाग ज्यादा और किट्ट भाग कम, ऐसा ही होना अपेक्षित है। लेकिन अगर उल्टा हो गया कि किट्ट ज्यादा और सार भाग कम, इस प्रकार का, तो शरीर धातुओं का पोषण नहीं होगा। पुरुषोपष्टंभा, पुरुषोपष्टंभात वर्तये, और पुरुष के जरिए उसका उपस्तंभन होता रहता है, वो टिका रहता है। हाँ, तस्मात् शिष्य तो विशेषण पुरुषम अनुरक्षण, और इसीलिए जिसको शोष है उसका विशेषतः पुरुष रक्षणीय इस प्रकार का है। तथा अन्येषाम अतिपुरुष दुर्बला, और उसी प्रकार से अतिपुरुष और दुर्बल जो भी व्यक्ति है उनमें भी पुरुष की रक्षा करनी चाहिए। तस्य अनाप्यायमानस्य विषमाशनोपचिता दोषाः पृथक् पृथक् उपद्रवैः युञ्जन्तो भूयाः शरीरं भोषयति। तो अनाप्यायमानस्य, जो व्यक्ति है वो आप्यायन उसका नहीं हो रहा, उसके धातुओं की बढ़ोतरी नहीं हो रही। विषमाशनित उपचित दोषाः, विषमाशनस्य उपचित दोष पृथक पृथक उपद्रवैः युञ्जन्तो, अपने अपने अलग अलग उपद्रवों को निर्माण करते हुए भूयाः शरीरं भोषयति, फिर शरीर का शोषण इस प्रकार का करते हैं। तत्र वातः शूलम अंगमर्दन कंठोध्वंसनम पार्श्व संयोजनम अंसावमर्दन स्वरभेदम प्रतिशायं च उपजनयति। तो वात इन प्रकार के लक्षणों को या उपद्रवों को निर्माण करता है। शूल अंगवर्ध कंठोध्वंसन पार्श्व संयोजन अंसावमर्द स्वरभेद प्रतिशाय। पित्तम ज्वरम अतिसारम अंतर्दाह, ज्वर अतिसार और अंतर्दाह ये पित्त के जरिए निर्माण होते रहते हैं। श्लेष्मा तो प्रतिष्ठायाम शिरसो गुरुत्वम अरोचकम कासम, और कफ जो है वो प्रतिष्ठा शिरो गुरुत्व और अरोचक और कास। सच प्राकाश प्रसंगात उरसिक्षते शोणितम निष्ठीवत, और कास के जरिए उरक्षित हो जाता है तो वो रक्त का स्टीवन करने लगता है। शोणित गमनाच्च अस्य दौर्बल्यम हो जाए, और इस प्रकार से खून निकलने से उसका दौर्बल्य हो जाता है। एवं एते विषमाशनोपचिताः त्रयो दोषाः राजयक्ष्माणं समिदर्भते। इस प्रकार से ये विषमाशन से उपचित तीन दोष राजयक्ष्मा निर्माण करते हैं। तैहि उपशोषणैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः शुष्यते, और ये उपशोषण करने वाले उपद्रवों के द्वारा उपद्रुत होने पर, बाधित होने पर शनैः शनैः शुष्यते, वो आदमी जो है वो उसका शोष इस प्रकार का हो जाता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपशयात अविषमम आहारम आहरे। उपयोग संस्था और उपयोग नियम है वहां पे। यहाँ पे उपयशय ये शब्द क्यों आया है मालूम नहीं है, क्योंकि विमान स्थान पहले अध्याय में उपयोग संस्था और उपयोग नियम इस प्रकार के बताए गए हैं। उपयोक्ता, उपयोक्ता है प्रकार। तो मतिमान पुरुष जो बुद्धिमान इस प्रकार का है, वो प्रकृति करण वगैरह जो भाव है, अष्टव आहार विशेष आयतन है, उनका सम मात्रा में सेवन करे या सम पद्धति से सेवन करे, ताकि उससे वैषम्य निर्माण न हो और इस प्रकार से राजा इच्छा की निर्मिति न हो। भवती छात्र हिताशी जितना जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना ही खाना है। काल भोजी जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय व्यक्ति को योग्य काल में भोजन इस प्रकार का करना चाहिए। तो ये सभी अगर हम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, राजा यक्ष्मा की संप्राप्ति वहां पे नहीं होगी। अभी जिसको राजा यक्ष्मा नहीं कहा जाता, लेकिन ये सभी विषमाशय हेतु बहुत सारे मरीजों में दिखते हैं।
और फिर जिसको रागयक्ष्मा स्पष्ट रूप से हुआ है और जिसको रागयक्ष्मा स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है लेकिन फल प्राप्ति उस तरीके से जा रही है, उनमें कैसे भेद करें, ये एक अहम मुद्दा है। पुरुषामध्ये अपक्व आहार पुढे गेलेला असतो आणि हा अपक्व आहार हळूहळू पक्व होत असतो व त्यातून उत्पन्न आहार रसावर क्षयी रुग्णाचे यापन होत राहते, म्हणून पुरुष रक्षण करावे असा अर्थ आहे की अन्य काही वेगळे अपेक्षित आहे। शिल्पा रिजाइन अगर इसमें ऐसा है कि सारकिट्ट विभाजन ही ठीक तरीके से नहीं होता। इसमें अगर अपक्व आहार इस प्रकार का रहेगा तो सान्न मल इस प्रकार का होगा। तुम कहते हो वैसा उसका आगे पचन होता रहे, ये थोड़ी सी बात मुश्किल लगती है क्योंकि पचन का जो हिस्सा है वो ग्रहणी में ही है। तो बलवती अबला अगर बलवत इस प्रकार की ग्रहणी है तो वो अन्न का धारण करती है। अबला तो आम में विमुंचति, अबल जो है वो आम को ही बाहर निकाल देती है इस प्रकार से, और फिर आगे उसका पचन होने का चांस नहीं रहता, वो सान्नमल होकर बाहर निकल जाएगा इस प्रकार। लेकिन हाँ, किसी भी पदार्थ का अगर पचन होता है तो हाँ, उसमें सार और पित्त ये दो अंश निर्माण होते हैं, और सार भाग का निर्माण ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर भूताग्नि प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और शुक्र या ओज बनने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन मल जो है मूत्र और पुरुष वो निर्माण होकर वहीं से बाहर निकल जाते हैं, महास्रोत से ही बाहर निकल जाते हैं। अब अगर उनकी मात्रा ज्यादा हो गई और ये कम हो गया, इस प्रकार का सारा अंश कम हो गया, तो उससे आगे जो धातु बनने चाहिए, रसोक्ति में रक्ताय मांसाय कुतये, रस का रक्त भी नहीं बनेगा क्योंकि वो काफी है ही नहीं, पूरा है ही नहीं, तो मांस वगैरह कहाँ से निर्माण होगा। उपस्तब्धस्य शकृता केवलम वर्तते क्षय, तो केवल शकृत के आधार पर, पुरुष के आधार पर वो स्थिर रहता है, और अगर वो भी निकल गया, अतिसार हो गया और वो निकल गया, तो फिर उसका शक्तिपात तुरंत हो जाता है, शक्ति अचानक बहुत ही क्षीण हो जाती है। विषमाशन मध्ये अल्पाशन व अनशन प्रामुख्याने हेतु असावा था। विषमाशन का मतलब इतना नहीं है। यह पश्चित सम्यक एवं काले भुक्तम सम्यक समस्त, कि जो सम अग्नि जो बताया गया है उसका लक्षण करते हुए अन्न का योग्य रीति से पचन करने वाला, योग्य काल में पचन करने वाला वो अग्नि सम इस प्रकार का बताया गया। अब विषमाग्नि की बात बताई गई है, विषम सम्यक अत्याशु सम्यक काफी चिराग, तो विषम अग्नि जो है कभी तीक्ष्ण होता है, कभी मंद होता है, और तो फिर तीक्ष्ण होता है तो असम्यक अन्न का भी पचन कर लेता है, और अगर मंद हो गया तो जो रेगुलर खाना है उसका भी पचन नहीं करेगा इस प्रकार से। तो विषमाशन का मतलब है कभी ये ज्यादा खा लेना, कभी वो ज्यादा खा लेना, समय पे नहीं खाना खाना वगैरह, और सभी ये प्रकृतिकरण वगैरह सभी जो भाव है आहार विधि विशेष उनको ठीक तरीके से ध्यान में नहीं लेना। हाँ, काल निर्धारण कसे, हाँ, जैसे मैंने बताया था वो भावी साठे सर का प्रयोग,
भोजन करने के बाद 3 घंटे तक भोजन करते रहे और 3 घंटे में पहला जितना वेट था उतना हो जाता है, तो 3 घंटे में पचन हो जाता है और उसका शक्ति में रूपांतर हो जाता है, इसलिए वस्तुमान नष्ट हो जाता है। तो ये शायद एक तरीका हो सकता है कि पचन हुआ है या नहीं हुआ है इस प्रकार के जानने के लिए। और जो बाकी लक्षण बताए गए आठ उत्साह लक्षण, ये लक्षण कब होता है, कितने काल के बाद, ये देखना एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और शरीर में लाघव की प्रचिति होना, उत्साह वर्धन होना वगैरह वगैरह, ये बातें होनी चाहिए। तो विषमासन में दोनों हो सकते हैं, अल्पासन अनशन ये दोनों हो, या अत्यशन इस प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही है ऐसा नहीं है। प्रकृतिकरण वगैरह जो सभी भाव दिमाग स्थान पहले अध्याय में बताए गए हैं, उन सभी के बारे में सोचना जरूरी रहेगा, और कहाँ क्या गड़बड़ है ये देख के उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि विषमासन हेतु दिख रहा है, लेकिन राजयक्ष्मा निर्माण हुआ है ऐसा नहीं है, दूसरी कोई बातें इस प्रकार की होगी, दूसरे रोग इस प्रकार के होते हैं। लेकिन चाहे गृहिणी जैसे हो, चाहे चाहे अजीर्ण इस प्रकार का हो वगैरह, ये आगे चलकर राजयक्ष्मा में परिवर्तित हो सकता है, जो हमारा राजयक्ष्मा है। अभी ये कंपैरिजन करते समय टीबी को राजयक्ष्मा कहा गया, ये तो ठीक है, टीबी के जो लक्षण है वो राजयक्ष्मा के लक्षणों से मिलते जुलते हैं, लेकिन राजयक्ष्मा के सभी लक्षण टीबी से मिलते जुलते होंगे ही, ये नहीं है। और फिर उसमें हाँ, एक भी पॉजिटिव है नहीं है, या एक्सरे में इस प्रकार का पैच दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखना जरूरी पड़ता है। और ज्वर, सायं बल ज्वर प्रायः बताया जाता है कि शाम को ज्वर आता है, अपने आप उतरता है। तो ये अगर लक्षण है तो संभवतः राजयक्ष्मा होने की संभावना इस प्रकार की रहेगी। अभी तो ऐसा है कि ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ट्यूबरकुलिन टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, हाँ एक्सरे करवा लेते हैं, और अगर ये मॉन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो फिर राजयक्ष्मा की चिकित्सा यानी कि टीबी की ट्रीटमेंट शुरू होती है, एक जो है। शुरू में तो उसमें सिर्फ दो ही ड्रग थे, स्ट्रिप्टोमाइसिन ये अहम दवा थी उसकी, हाँ, और फिर रिफैम्पिसिन आ गया, फिर आगे बहुत सारी दवाइयां आ गई, अभी केमोथेरेपी ड्रग भी उसमें शामिल है, और अभी 7 ड्रग्स दिए जाते हैं राजयक्ष्मा के लिए। और एलोपैथी का दावा है कि इससे राजयक्ष्मा ठीक हो जाता है, इस प्रकार से राजयक्ष्मा इज क्यूरेबल, टीबी इज क्यूरेबल, इस प्रकार के विज्ञापन दिखाई देते हैं। और पुराने जमाने में टीबी क्यूरेबल है या नहीं है इस प्रकार के बारे में काफी बहस होती थी, और माना जाता था कि ये मारने वाला इस प्रकार का डिसीज है। मालूम नहीं आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भली भांति की जा रही थी नहीं जा रही थी, ये एक अलग हिस्सा इस प्रकार का रहेगा। दिल एक मंदिर एक बहुत पुरानी फिल्म है, ये इसी पे आधारित निर्धारित है। और एक ये डफली वाले डफली विजय का गाना इसमें है, याद नहीं है। उसमें भी वो टीबी होता है, और फिर नायक को टीबी हो जाता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें बताई गई। तो इसके बारे में लोगों में भय इस प्रकार का था, अभी जैसे कैंसर के बारे में है, हृदरोग के बारे में, इस प्रकार का भय टीबी से होता था। और जैसे ये एकेटी इस्तेमाल में आई, वैसे काफी काबू इन पर पाया गया। लेकिन वैद्यक सत्ता ये जो आनंद नाडकर्णी की किताब है मराठी में, उसमें शुरू में ही
उन्होंने बताया है कि अमेरिका में टीबी कर खोज होकर उसकी दवा मार्केट में आने तक उसका जो इंसिडेंस 75% था वो 12% तक नीचे आ गया था दवा आने से पहले। और केवल अमेरिका की समृद्धि यही उसका कारण था कि उसके जरिए टीबी काबू में आ गया। अब ये माना जाता है कि बहुत सारे विकसनशील या अविकसित देश जो है उनका प्रादुर्भाव उनमें टीबी का प्रादुर्भाव ज्यादा है और ये मानते हैं कि माल नरिशमेंट ये कारण है। और माल नरिशमेंट का कारण इनके पास पैसे नहीं है तो अच्छा खाना पीना नहीं हो सकता है और फिर टीबी की बीमारी बन जाती है इस प्रकार से। और विकसित देशों में ओवर नरिशमेंट है उसके जरिए ओबेसिटी ये मेजर प्रॉब्लम इस प्रकार की हो गई। तो जो जो वैषम्य है वो आर्थिक स्तर पर है मूल रूप से आर्थिक स्तर पर वैषम्य है और उन सभी का कहना है कि इन्फेक्शियस डिसीजेस जोर कर रहे हैं उसके पीछे भी हमारी प्रतिकार शक्ति कम है। और प्रतिकार शक्ति कम क्यों है तो ये हमारा खाना पीना ठीक नहीं है इसलिए प्रतिकार शक्ति कम है ऐसा एलोपैथी की अभी मान्यता ऐसे एलोपैथी की मान्यता है वो सोच रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कालनिर्माण कसे करावे बऱ्याच पेशंट मध्ये सारखी भूक लागते आणि 2 वेळेला भूक लागल्यावर सांगितले जाते सांगितलं तर रोज वेगळ्या टायमिंगला भूक लागते अशा पेशंट मध्ये कसा विचार करावा सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम शक्ति चोदितम मांसारा भोजनम पूजा करनी होती समूह ये आयुर्वेद का निर्देश है। तो 2 ही बार खाना खाना है वास्तव। लेकिन ऐसा है क्षुत संभवती पक्वेश रसदोष मलेश काले वा यदि वा काले सोमन काल उदाहरण योग रत्न करते रसदोष मलेशु पक्वेशु क्षुत संभवती। तो सच्ची भूख है या नहीं है ये देखना जरूरी है। तो इसमें क्षुधा और बुभुक्षा ये दो शब्दों का प्रयोग होता है। क्षुधा वो सच्ची भूख है और बुभुक्षा ये भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा खाने की इच्छा है उसमें क्षुधा होनी ही है ऐसा नहीं। अगर खाना नहीं खाएंगे और थकान आती है तो समझ लेना चाहिए कि क्षुधा अच्छी है और खाना खाने के बाद थकान कम होती है तो भी समझ लेना है कि आवश्यकता है खाना खाना। फिर भी हर 2 घंटे के बाद खाना खाना ये उचित नहीं है। रुचिता दिवेकर इनका ये कहना है कि 2 घंटों के बाद खाना खाते रहे हो लेकिन वो जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम क्वांटिटी है। काय ते एकदा दुपारी खायला लागत असेल रोज तर खायला हरकत नाही मी येईन ते उसमें ऐसा है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये पाश्चात्य कंसेप्ट है। वहाँ बहुत ठंड ज्यादा है प्रातः बुभुक्षिता इस प्रकार की स्थिति होती है और फिर हेवी ब्रेकफास्ट लेते हैं। लंच जो है वो वर्किंग लंच जैसा होता है एक आध सैंडविच और कुछ फ्रूट जूस वगैरह इस प्रकार से पी लेते हैं। और डिनर भी वहाँ काफी जल्दी हो जाता है 5:30-6 बजे डिनर ले 5 बजे छूट जाता है ऑफिस तो 6-7 बजे तक घर जाता है और फिर खाना खा लेते हैं। ये विदेशों में प्रचलन है भारत में ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। हमने ये ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट कर लिया लेकिन लंच भी हेवी है और डिनर भी हेवी है और वो काफी देरी से। तो ये अजीब मामला है अगर उनको पूरा फॉलो करो तो भी ठीक है क्योंकि अजीर्ण सायमाशय तो प्रातराशो ही दूषित सायंकाल का भोजन अगर अजीर्ण रहा तो सुबह का खाना जो है निश्चित रूप से दूषित इस प्रकार का होता है। तो किसी भी हालत में सुबह है खाने का पचन नहीं हुआ है पहले दिन के तो नहीं खाना खाना है इस प्रकार से।
लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग गई, क्योंकि रोज की आदत पड़ गई है खाना खाने की इस प्रकार से। और उसमें चेंजिंग मेनू आते रहते हैं, आज वो है उपमा, इडली, ढोकला वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये तो बिलकुल गलत इस प्रकार का है. फ्रायडेला क्लिनिक मध्ये आलेल्या सीएस स्टमकच्या पेशंट आला होता. स्कॅन मध्ये बोन्स कॉम्प्लेक्स आणि ओबेसिटी असल्यामुळे सिम्पटम्स नसताना डॉट्स ट्रीटमेंट चालू केली होती. ड्रगचा साईड इफेक्ट मुळे ॲबडॉमेन पेन वाढले असावे का आणि आपल्या निदान राजेश होतं का. ये काफी मुश्किल होता है इस प्रकार से बताना. मैंने काफी मरीज ऐसे देखे हैं कि जिनको जरूरत न होने पर भी या निदान न होने पर भी एकेटी दी गई है और उससे नुकसान हुआ है. और कुछ मरीज ऐसे भी है कि जिनमें इंपेरिकल करके एकेटी स्टार्ट कर दी और एकेटी शुरू करने के बाद अच्छा लगा, पेशेंट सुधर गया इस प्रकार से. ये कम है लेकिन है इस प्रकार से. तो ये क्लिनिकल जजमेंट, क्योंकि एपी वगैरह सब निगेटिव है, फिर भी डॉक्टर का कहना था नहीं नहीं ये टीबी ही है और इसके लिए एकेटी देनी जरूरी है इस प्रकार से. और एकेटी जरूरी है ऐसा करके एकेटी शुरू की और फिर लिवर फंक्शन टेस्ट बिगड़ गए सभी. एचजीपीटी एचबीओटी वगैरह बढ़ने लगे, बिलिरुबिन बढ़ने लगा और फिर दिक्कत आ गई, नौबत आ गई कि कैसे करें क्या करेंगे. तो वो मरीज मेरे पास आए हैं और काफी गंभीर भी उसमें थे कि ये सहन नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से और एकेटी बंद करनी पड़ेगी. तो अभी एकेटी बंद करेंगे तो एलोपैथी में उपाय ही नहीं है, क्योंकि एकेटी ही उसका उपाय है उनके मन में, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है. तो उस समय में हमारी दवा शुरू कर दी, ये साइड इफेक्ट्स कम हो गए, एकेटी चलती रही और एकेटी पूरी पूरी हो गई इस प्रकार से. तो अभी देखने का तरीका पूरा अलग इस प्रकार का है. अब इसको जरूरत न हो पर भी एकेटी दी गई, उसके साइड इफेक्ट्स में हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है एकेटी के साइड इफेक्ट्स. तो काफी लोगों में लिवर फंक्शन टेस्ट बिगड़ जाती है इस प्रकार की है. ऐसी अवस्था में एकेटी देते रहना जरूरी है या नहीं है, ये एक अहम मुद्दा उठता है. एलोपैथी वाले तो सोचते नहीं है कि नहीं नहीं देना ही है, और अभी जो जितने ड्रग्स देने हैं उतने सभी देने हैं इस प्रकार से. और ये ज्यादातर पल्मोनरी कॉक्स के लिए ठीक है, लेकिन मेनिंजाइटिस या फिर पॉट्सफाइन, ये जो दूसरे बताए जाते हैं, या फिर इंटेस्टिनल टीबी, ये जो बात कही जाती है, इन सभी में एकेटी का फायदा होता है या नहीं होता है. मैंने देखा है कि फायदा नहीं होता. तो ऐसे अवस्था में एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो तो सोचेंगे कि नहीं नहीं टीबी का इन्फेक्शन दिख रहा है तो टीबी की ट्रीटमेंट देनी है इस प्रकार से. कई बार ऐसा होता है कि ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स दिखने लगते हैं, स्पर्शगंध्य हो जाते हैं, बायोप्सी की जाती है और बायोप्सी में अगर टीबी पाया गया तो टीबी की ट्रीटमेंट शुरू होती है. बायोप्सी में अगर कैंसर पाया गया तो कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू होती है. और दोनों में और कुछ अलग है तो लिम्फेडेनोपैथी इतना ही कहते हैं और उसका कारण नहीं समझते. अनएक्सप्लेन्ड लिम्फेडेनोपैथी इस प्रकार से कोई ना कोई इन्फेक्शन है और लिम्फेडेनोपैथी है, इसका इस प्रकार से बोल देते हैं. तो व्यवहार में सभी प्रकार के मरीज आते रहेंगे. हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा है, छोटा यानी कि 12-13 वर्ष का है, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये एक्सेसरी और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बढ़ते रहते हैं इस प्रकार की स्थिति. रक्त कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन हो जाता है. अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ना ही अनएक्सप्लेन्ड लिम्फेडेनोपैथी है, ना ही कैंसर है, ना ही टीबी है इस प्रकार से. और खासियत यह है कि रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन हो जाता है. वो 2 तक नीचे आ गया
तो हिमेटोलॉजिस्ट ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की कोशिश की, उसका उल्टा परिणाम हुआ, वो महीना भर अस्पताल में रहा, काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। उसके बाद वो मेरे पास आया, मेरे पास भी वही हाल हुआ कुछ महीनों के बाद कि हीमोग्लोबिन ड्रॉप होकर 3.2 पर आ गया। तो मैंने सलाह ली तो पेडिट्रिशियन ने ना कह दिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मत करो। और फिर अभ्रनो दवा का मैंने उस समय में प्रयोग किया, उससे वो बच गया और हीमोग्लोबिन बढ़ता गया फिर इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है इस प्रकार से। और एलोपैथी में तो इसके बारे में कोई सोच नहीं है। अगर आप क्लिनिकली या एविडेंस बेस्ड इस प्रकार से कि ये टीबी है इस प्रकार का निदान कर देते हैं तो एकेटी देनी है। और एकेटी देने के बाद अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एसजीओटी एसजीपीटी वगैरह बढ़ने लगते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ जाती है, ऐसा कुछ है, तो फिर उसके बारे में सोचना पड़ता है, तो वो हैंडीकैप हो जाते हैं। हाँ, उनको एकेटी बंद भी नहीं करनी है और ये साइड इफेक्ट्स को अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से। तो शायद वो केसेस आयुर्वेद होम्योपैथी में आ जाते हैं और दोनों दवाइयां साथ में चलने से काफी लोग ठीक भी होते हैं, ये भी बात है। सुश्रुत गेलाय का तो खाली गेलाय का वर गेला का हा उठलाय, तू थांबलं घेऊन येतेस का ते? चरक संहिता सूत्रस्थान 28 अध्यायात पुष्यंतित्व आहार रसात या श्लोकामध्ये पुढे अनुपात धातुष्म मारुत स्रोतांचे असे वर्णन आहे। राजा यक्ष्माच्या संप्राप्तीमध्ये धातुष्मा अपचय व स्वतंत्रता संधिरोधे आहे। व्यानवाईचा विचार अनुपहतत्व देखील या ठिकाणी अपेक्षित आहे। वैसे व्यान के कर्म में काफी अन्य भी मुद्दे है और विषमाशन न होना चाहिए। प्रकृतिकरण वगैरह सभी भावों को ध्यान में रखते हुए आहार का सेवन होना चाहिए, एक बात है। और स्रोतस भी अच्छा हो, अग्नि भी अच्छा हो, ये भी बात होना जरूरी है। ये अगर नहीं है तो भी फिर मुश्किल इस प्रकार की होती है। और जो परिणमन आहार का धातुओं में होना चाहिए वो ठीक तरीके से होता नहीं है। युवावस्थेत टीबी होऊन गेला असेल तर त्याचे कॉम्प्लिकेशंस ओल्ड एज मध्ये दिसतील का? हो सकते हैं। उसमें ऐसा है, मेरे मामा थे, उनको ये टीबी हुआ था, ये काफी पुराने जमाने की बात है। और पार्शियल लोबेक्टमी हुई थी क्योंकि उस जमाने में तो एकेटी का प्रचलन नहीं था। टीबी के लिए केवल सैनिटेशन वगैरह इस प्रकार के और सिम्टोमेटिक रिलीफ देते रहना, इतनी ट्रीटमेंट। तो पार्शियल लोबेक्टमी हुई थी, बाद में उनको अल्सर भी हुआ, उसका भी ऑपरेशन हुआ। और पाचन शक्ति बहुत क्षीण इस प्रकार की थी, थोड़ा ही खाना खाते थे तो ही पचता था। मैं वो बात भूल गया कि 2-2 घंटों के बाद खाना खाना, ये जो बात बताई गई है। अगर आपका अग्नि उतना मंद है कि उससे ज्यादा पचा ही नहीं सकता, 2 घंटों में जितना पचने वाला है उतना ही खाना खाएंगे तो ठीक रहेगा। फिर 2 घंटों के बाद थकान आती है, भूख लगती है, और खाना नहीं खाएंगे तो दौर्बल्य आशक्ति हो जाती है। तो आपको 2-2 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए। ये थोड़ा सा मोबाइल के चार्जिंग जैसा है, फुल रिचार्ज और फुल डिस्चार्ज, ये मोबाइल का तत्व है। तो जब तक ये 20% से नीचे नहीं आता तब तक रिचार्ज नहीं करना है। और इसके नीचे आने के बाद 100% रिचार्ज करना है, तो बैटरी का लाइफ अच्छा रहता है और बैटरी ज्यादा दिन टिकती है। उसी प्रकार से आपकी आमाशय की ग्रहण की शक्ति, अभ्यवरण शक्ति जो है वो ऐसी होनी
पाचन शक्ति जो है वो भी ऐसी चाहिए कि जितना खाना खाया गया है उसका पर योग्य काल में पचन इस प्रकार का हो जाए, और 6 घंटे के बाद या 5-6 घंटे के बाद फिर से भूख लगे, सुबह का खाना शाम को कब खाना है इसके बारे में सोचेंगे तो। और फिर आमाशय की कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए कि वो इतने इतने अन्न को स्टोर करे और फिर ये ठीक रहे। तो मेरे मामा के बारे में ऐसा था कि उनको थोड़ा भी हवा में परिवर्तन आ गया, थोड़ा भी खाने में परिवर्तन आ गया तो कास होता था, सकपकास किस प्रकार का, और फीवन ज्यादा बहुत होता था, बिल्कुल दुबले पतले इस प्रकार के। और ये अवस्था उनकी 80 उम्र तक चलती रही, इसी प्रकार से चलती रही। जब मैं वैद्य बन गया और मेरा उनसे बहुत निजी इस प्रकार का संबंध था, मुझे बहुत लाड़ प्यार करते थे इस प्रकार से, तो उनको काफी बार मैंने ट्रीटमेंट दी है उसके बाद में। और हर समय में मैंने ये ध्यान में रखा था कि उनको टीबी हो चुका है और वो ठीक तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो अभ्रक भस्म स्वर्णमाली निरसन तुकाला देशों च्यवनप्राश ये दवाइयाँ चलती रहती। चाहे सर्दी जुकाम भी हो गया हो, कास हो गया हो, तो भी ये सभी दवाइयाँ चलती और उससे वो मेंटेन रहे, 80 वर्ष तक जिंदा रहे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान में ये रखना जरूरी था कि इनको टीबी हुआ है और उसकी भली भांति ट्रीटमेंट नहीं हुई है, चाहे एलोपैथी के तरीके से चाहे हमारे तरीके से हो, वो भली भांति ट्रीटमेंट नहीं हुई है। तो ये बड़ेपन में भी होता है इस प्रकार के। खरं तर दिवसातून 4 वेळा भूक लागते, वो आप आदत कैसी डालती है इसके ऊपर थोड़ा सा निर्भर रहेगा। अगर मैं ये सुझाव देता हूँ कि 2 ही दफा खाना उचित है, सुबह 10 साढ़े 10 बजे खाओ, शाम को 6-7 बजे खाओ, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन आप जल्दी घर से निकलने वाले हैं और उस समय भूख नहीं है या उतनी भूख नहीं है कि पूरा खाना खा सके इस प्रकार से, तो मैं सुझाव देता हूँ कि ब्रेकफास्ट लंच को डिवाइड, ब्रेकफास्ट और लंच ऐसा डिवाइड कर। अगर हमने पूरा खाना लिया होता तो दाल चावल रोटी सब्जी ये सब हम खा लेते। अभी उतनी भूख भी नहीं है और उतनी क्षमता भी नहीं है, तो फिर ये डिवाइड करो, सुबह केवल दाल चावल खाओ, रोटी सब्जी साथ में टिफिन में लेके जाओ और दोपहर में खाओ, तो हमारा लंच डिवाइड हो गया, हमने एक्स्ट्रा कुछ खाया नहीं। और शीले चाली गोधूम एवं षष्ठी के साथ वगैरह जो बात बताई गई है कि किन पदार्थों का शीलन करना है उसको हमने छोड़ा नहीं। न शीले ये जो एक लिस्ट बताई गई है वहां पे, वो मांस वगैरह उसमें है, तो वो नित्य रूप से सेवन नहीं करने हैं इस प्रकार से, तो उनको टालना है। अभी जो पोहा उपमा ढोकड़ा सैंडविच और समोसा वड़ा वगैरह वगैरह इस प्रकार से खाया जाता है सुबह है, और कुछ लोगों के घर में शाम का भी खाना इसी प्रकार का परिवर्तित होता है, शाम को रेगुलर खाना खाते ही नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी इसी प्रकार का चेंजिंग मेनू रहता है, और लोग समझते हैं कि इसमें गैर कुछ भी नहीं है। तो ये जो शीलेत और न शीले ये जो बातें बताई गई है ग्रंथ में उसका उल्लंघन हो जाता है। तो अगर आपको परिवर्तन करना है वो 4-6 महीने में एक आध बार या त्योहार के समय ये परिवर्तन कर सकते हैं। और वैसे त्योहार में काफी परंपराएं हैं, होली में पूरणपोली वगैरह इस प्रकार से, तो वो ठीक है। अगर आपको कभी कदाचित इस प्रकार से परिवर्तन लाना है तो वो अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं होना चाहिए। नियम जो है वो रेग्युलर खाना दाल चावल रोटी सब्जी यही खाना है, बाकी कुछ खाना नहीं है। ऑटोइम्यून डिसीज मध्ये धातू विगुणत्व, धातू में विगुणी
दोष प्रकोप धातू व धातू विरळ अशा आहाराचा विचार महत्वाचा ठरेल. विशेष करून विरुद्ध आहार देहधातू भूतानी द्रव्य आणि त्यामुळे चिकित्सेमध्ये रसायन औषधांचा वापर प्राधान्याने वापर करावा. रसायन काही करता हो हे इसमें यत्किंचित दोषम उत्क्लेशन निर्हरति कायतः आहार जातम तत्सर्वम अहिताय उपपद्यते, ये बताया गया है. तो दोष का उत्क्लेश करके बाहर निकालता नहीं है और विरुद्धम तद्धि धातुना प्रत्यनीकतया धातु के प्रत्यनीक होकर शरीर में रहते हैं, विरोधी बनकर रहते हैं. तो इसमें दोनों तरीके से नुकसान है, दोष भी बढ़ रहे हैं और धातु की पुष्टि अच्छे तरीके से नहीं हो रही है. धातु के विरुद्ध इस प्रकार के कुछ शरीर में अंश बन रहे हैं इस प्रकार से. तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इसमें अपनी ही प्रतिकार शक्ति अपने ही खिलाफ काम करना आरंभ कर देती है. तो विरुद्धम तद्धि धातुना प्रत्यनीकतया स्थितम, ये विरुद्ध हो जाता है धातु के प्रत्यनीक इस प्रकार का रह जाता है शरीर में. हाँ, और वैक्सीनेशन थ्योरी ये एक कारण है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की जो एंटीबॉडीज निर्माण होती है शरीर में विशिष्ट वैक्सीन के जरिए. अगर सचमुच उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ तो ये एंटीबॉडीज उसके खिलाफ काम करती है और शरीर को बचाती है. लेकिन अटैक हुआ ही नहीं अगर, तो इस एंटीबॉडीज का काम क्या है? और ये हमने एक कृत्रिम रीति से निर्माण किया है, नेचुरली निर्माण नहीं हुए. तो इनको काम न होने के कारण वो हमने हमारे ही शरीर पर आक्रमण करते हैं. तो विरुद्धम तद्धि धातुना प्रत्यनीकतया स्थितम, ये विरोधी बनकर धातुओं के विरोधी बनकर हमारे शरीर में रहेंगे और इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहेंगे. इसमें तो स्टेरॉइड्स दे देते हैं, एलोपैथी में दूसरा कोई चारा नहीं है, तो स्टेरॉइड्स देते रहते हैं इस प्रकार से. फिर स्टेरॉइड्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. अभी कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत सारे मरीजों ने हमें पूछा कि वैक्सीन लेना है नहीं लेना है इस प्रकार से, चाहे कैंसर के मरीज हो, चाहे दूसरे किसी मरीज प्रकार के मरीज हो, चाहे उम्र ज्यादा हो कम हो, कुछ भी हो इस प्रकार से. मैंने सभी को कहा कि नहीं, नेचुरल इम्यूनिटी पर भरोसा रखो. जो खाना खाना है वो ऑर्गेनिक है, नैसर्गिक खाना खाओ, योग और व्यायाम नियमित रूप से करो, तो कोविड-19 से भी बचोगे और कैंसर वगैरह बीमारियों से भी बचोगे. लेकिन लोगों को तुरंत कुछ इफेक्ट चाहिए और ये परहेज करने की बात नहीं कि नैसर्गिक खाना खाना है, प्रकृतिकरण वगैरह जो अष्टावहार विधि विशेष है उनको ध्यान में रख के खाना खाना है इस प्रकार से. और फिर नियमित रूप से योग और व्यायाम करना है. इसके लिए लोगों की तैयारी नहीं है. लोगों को चाहिए कि क्विक वैक्सीन ले लिया, अब कोविड-19 से छुटकारा हो गया, आगे दूसरा कोई वायरस आएगा तो उसका वैक्सीन जब निकलेगा तब देखेंगे. तब तक काफी लोग मर जाएंगे. और WHO ने इशारा दिया था कि 2020 से लेकर भारत में एपिडेमिक या पैंडेमिक बढ़ेंगे और लोग मरेंगे, और वो सिद्ध हो रहा है. स्वाइन फ्लू आया, डेंगू आया, अभी कोविड-19 आया, आगे क्या आने वाला है मालूम नहीं इस प्रकार से. तो वैक्सीनेशन ये उपाय ही नहीं है इस प्रकार से. अभी कल एक न्यूज थी कि पिछले बरस में लॉकडाउन के जरिए बहुत सारे बालक वैक्सीनेशन से वंचित रहे हैं इस प्रकार से, वैक्सीनेशन दे नहीं पाए. अच्छी बात है. तो हमें एक स्टडी करना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी, कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो कितने बच्चे बीमार हो गए और वैक्सीनेशन लेकर कितने बच्चे बीमार हो गए. चाहे उस रोग से नहीं लेकिन दूसरे रोगों से अगर बीमार होते रहते हैं वैक्सीनेशन लेकर, तो हमारे लिए एक अहम मुद्दा बन जाएगा. इसका रिसर्च प्रोजेक्ट में कन्वर्जन करना चाहिए. वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन में रुकावट आ गई है इस प्रकार से, तो क्या असर हुआ बच्चों पर.
इस प्रकार से। और कितने बीमार हो गए वैक्सीनेशन न लेने की वजह से, सामने तो रिकॉर्ड आने चाहिए, स्टैटिस्टिकल डेटा। तो उसमें पता चलेगा कि नहीं, वैक्सीनेशन का रोल नहीं है। बच्चों की अगर अच्छी परवरिश होनी है तो हमारे स्वस्थ वृत्त का पालन अच्छा होना चाहिए, हमारा सुवर्ण सेवन अच्छा होना चाहिए, लेना चाहिए। बाल गुटी वगैरह जो बातें हैं, या माँ का ही दूध होना है, या फिर देशी गाय का दूध लेना है आगे, और नैसर्गिक खाना खाना चाहिए। तो ये रहेंगे, और खेलना कूदना वगैरह बच्चों के लिए तो खेलना कूदना ही आवश्यक है। ये अगर करते रहेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी इसके जरिए ऑटिज्म हुआ, वैक्सीनेशन के जरिए ऑटिज्म हुआ, ऐसा अमेरिका में सिद्ध हुआ, और कंपनी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। तो ये बड़ी केस हुई अमेरिका में, और फिर कुछ लोग वैक्सीनेशन से खिलाफ हो गए। वैसे अमेरिका में वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, भारत में 3 वैक्सीन मैंडेटरी है इस प्रकार से। तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाना जरूरी है। हाँ। और ये जो सिलसिला चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसके खिलाफ इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ वैक्सीनेशन इस प्रकार का, तो ये सभी बातें एलोपैथी की एक विचारधारा है, और वो एलोपैथी की भी विचारधारा है ऐसा मैं नहीं मानता, ये फार्मेसी की विचारधारा। फार्मेसी के लिए ये बहुत ही मुनाफे वाली बात है कि बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, वैक्सीनेशन के जरिए भी कमा रहे हैं, और जो विक्टिमाइज हुए हैं कोविड-19 से, उनके जरिए भी रेमडेसिविर से लेकर बहुत सारे दवाइयों के बारे में उनका व्यवहार अच्छा खासा चल रहा है, और उनको काफी उत्पन्न उससे बढ़ गया है इस प्रकार से। तो ये सोचने का तरीका ही गलत है। नेचुरल इम्यूनिटी पर जोर देना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, और उसमें पैसा नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि उससे किसी को पैसा नहीं मिलने वाला। तो लोगों को अगर पैसा मिलता है तो ही करेंगे। कोविड-19 में भी स्वस्थ वृत्त के बारे में आयुर्वेद ने नहीं बताया, आयुर्वेद वाले जो भी वैद्य हैं उन्होंने स्वस्थ वृत्त के बारे में नहीं बताया, या फिर खाना पीना वगैरह के बारे में, या व्यायाम योग के बारे में कोई बता नहीं रहा। च्यवनप्राश ले लो, काढ़ा ले लो, आयुष का काढ़ा इस प्रकार से। तो दवाइयों पर ही ज्यादा जिक्र है, ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। हमारा मुख्य उद्देश्य स्वस्थ वृत्त का पालन ये होना चाहिए, और दवाइयों का रोल रोग न होने के लिए रसायन औषधियों का प्रयोग है। च्यवनप्राश को इसके बारे में अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, च्यवनप्राश अच्छी दवा है। लेकिन सिर्फ च्यवनप्राश लेना ऐसा नहीं है, योग और व्यायाम करना, और सिर्फ बाद में उसके साथ में भी च्यवनप्राश लेना। मानसिक स्थिति संतुलन बनी रहे, ये भी एक अहम मुद्दा है। अभी ये काफी मुश्किल हो जाता है। हमारे एक मरीज म्यांमार में था, ब्रह्मदेश में, और पुणे में आता तो रेगुलर इधर से रेगुलर दवा लेके जाता था। उसको वहां पे कोविड हो गया, और मालूम नहीं पड़ा मुझे कि वो इतना घबरा गया था कि अपनी पत्नी से, लड़के से भी बात नहीं कर रहा था, भाई से भी बात नहीं कर रहा था। जो भी कम्युनिकेशन चल रहा था उसके मित्रों के जरिए चल रहा था। बहुत ही डिप्रेशन में आ गया इस प्रकार से, और परसों उसकी मौत हो गई। हम्म। तो ये उसको एडमिट किया, तो एडमिट करने के बाद ऐसा लगा कि ठीक है, अभी बचने के चांसेस है, सुधर जाएगा इस प्रकार से। एडमिट करने के 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें अहम मुद्दा डिप्रेशन का है, और डिप्रेशन के बारे में किसने सोचा ही नहीं है, और वो ओपन आउट ही नहीं हुआ, वो किसी से बोला ही नहीं। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी तो उसके साथ करते थे, तो सिर्फ हाँ ना इतना ही कहता था, बाकी कुछ मेरी तो बात नहीं हुई उसकी, लेकिन उसकी पत्नी की भी बात तो उसके नहीं हुई।
तो लोगों ने ये जो मान लिया कि बस कोविड हो गया, अब मेरा कुछ टिकने वाला नहीं है, मैं मरने वाला हूँ इस प्रकार से। और ये मौत का बड़ा कारण है कोविड-19 की सिचुएशन। तो हमारा मनोधैर्य अगर अच्छा रहेगा तो ये बात नहीं है। तो एलोपैथी के जरिए ये जो अभी मीडिया का प्रयोग किया गया, उसके लिए ये मीडिया का प्रयोग आवश्यक था, क्योंकि उसके बगैर वैक्सीनेशन दिखते नहीं है। अभी सीरो टेस्ट हुए हैं और 81% मरीज में बगैर कुछ वैक्सीनेशन, बगैर कुछ ये इम्यूनिटी हो गई, एंटीबॉडी निर्माण हो गई है, इन्फेक्शन का पता भी नहीं चला, लक्षण भी नहीं हुए कुछ। तो अगर वैक्सीनेशन का मतलब इम्यूनिटी डेवलप करना है उस रोग के खिलाफ, तो वैसे ही नेचुरल एंटीबॉडीज निर्माण हो जाते, तो वैक्सीनेशन का प्रयोजन ही क्या है? जो लोग ससेप्टिबल है, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, उनके लिए कुछ सोचना है, वैक्सीनेशन सोचना है या नहीं सोचना है, ये अलग बात रहेगी। उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या करना है, ये सोचना है। लेकिन अभी इन्होंने सभी लोगों का मानसिक खच्चीकरण कर दिया। पूरे विश्व भर में ये जो भीति का माहौल खड़ा किया कि कोई बचने का चांस नहीं है, ये ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रही है और ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, असमर्थता भयंकर नाम, ये जो अग्नि संग्रह है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये असमर्थता भयंकर है। और वो भयंकर बातों में श्रेष्ठ है। तो सबसे अहम मुद्दा है कि सहज कारण व्यक्ति चक्र विदंबना बल जो है वो 3 प्रकार का है। एक सहज जो माता पिता से प्राप्त होता है, जन्म से लेकर होता है। कालज ये तो ऋतु के ऊपर निर्भर है। और दोनों जो ये पेंडेमिक्स हुए हैं, पिछले बरस भी मार्च अप्रैल में शुरुआत हुई थी, थोड़ा वसंत और ग्रीष्म, ग्रीष्म में तो हीन बल है और वसंत ऋतु में मध्यम बल, इस प्रकार का है। आगे वर्षा ऋतु में भी हीन बल है। और फिर नवंबर दिसंबर में ये खत्म हो गई, फर्स्ट वेव जो है। तो जैसे ही हेमंत शिशिर ऋतु आरंभ हुए तो बल बढ़ गया, नेचुरल बल बढ़ गया। वॅक्सिनेशन केलं काही नाही, अँटीबॉडी चेक केले तर बऱ्याचदा अँटीबॉडीज तयार झाले नाही। तो चेक कब किया इसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि तुरंत अगर चेक करते हैं 1 हफ्ते के बाद अगर इस प्रकार से, तो ये पॉजिटिव आ जाता है कोविड-19 वैक्सीनेशन लेने के बाद। और वो घर के सभी लोगों को दूषित करता है, उनको भी कोविड हो जाता है। जे कोविड होऊन बरे झाले त्यांनाही वॅक्सिनेशन घेण्याचा आग्रह का करतात ते समजत नाही। परवा एखादं पत्रकार आलं होतं, ज्यांना कोविड होऊन गेलेला आहे, तर त्यांना हे पत्र की कोविड ज्यांना अँटीबायोटिक तयार त्यांना वॅक्सिनेशन करून असेल लेमॅनचं पत्र होतं। पण असं कोणीच देत नाही यार, त्यांना होऊन गेला त्यांना याची गरज। वो कंपनियां तो बेचने के लिए मजबूर है, बाकी कुछ नहीं है। उनको बस सिर्फ बेचना है इस प्रकार का। तो अभी मैं समझता हूँ कि सीरो टेस्ट करना जरूरी है, एंटीजन एंटीबॉडीज इस प्रकार की। और अगर एंटीबॉडीज नेचुरली निर्माण हुए हैं तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एंटीजन है ही नहीं, पॉजिटिव है ही नहीं, निगेटिव है, तो भी कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की। और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज जो लोग हैं, चाहे कोमॉर्बिडिटीज हो, डायबिटीज हो, हृदरोग हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो वगैरह इस प्रकार। तो एलोपैथी का जो कहना है वो सब फार्मेसी ड्रिवन है, उनके बातों में मत आओ। हमें अलग से इसके बारे में सोचना है और वैक्सीनेशन लेना है नहीं लेना है इसके बारे में सोचना है। मैंने तो सभी रुग्णों को बताया कि मत लेना वैक्सीनेशन, मत करो इस प्रकार से। कुछ लोगों ने पहले ही ले लिया था, तो मैंने कहा कि ठीक है, सिर्फ जो दूसरा डोज भी ले लो
और फिर कोविशील्ड और कोवैक्सीन में थोड़ा अंतर है। कोविशील्ड में आरएनए पर काम है, तो वो ज्यादा खतरनाक है। कोविशील्ड में कोवैक्सीन में वायरस के ऊपर जो प्रोटीन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये थोड़ा ज्यादा सेफ रहेगा। अगर लेना है तो कोवैक्सीन ही लेना है, ऐसा थोड़ा बताना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन ऐसा है कि ये सोच ही गलत है। वैक्सीनेशन यही इस समस्या का हल है, ये शुरू से लेकर जो बात कही गई है और सभी डॉक्टर्स यही बताते आ रहे हैं कि नहीं नहीं वैक्सीनेशन ही उपाय है, थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, और ये इसके बारे में, और ये म्यूटेटेड वायरस है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। नया वायरस आ गया तो क्या करेंगे, फिर उसके लिए और एक वैक्सीन निर्माण करना है, उस निर्माण होने में भी 8-9 महीने लग जाएंगे, और फिर तब तक कितने लोग मरेंगे मालूम नहीं है। तो इम्यूनिटी का कंसेप्ट स्प्रेड करना ये बहुत जरूरी है। अभी इम्यूनिटी के बारे में तो ये च्यवनप्राश वगैरह की बात चल रही है, क्योंकि उनके यहाँ तो कुछ नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने, एलोपैथी में तो कुछ नहीं है। तो आयुर्वेद ही इसमें कुछ योगदान कर सकता है। तो केवल च्यवनप्राश ही क्यों, रसायन चूर्ण है, शतावरी कल्प है, बाकी भी सारे बहुत योग है, रसायन है इसमें हमारे यहाँ। तो सहज कालज और युक्तिकृत जो बल है वो युक्तिकृत बल रसायन वाजीकरण के जरिए हो सकता है, और वो काफी है हमारे यहाँ। सभी को एक ही दवा देनी है ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन जो भी कुछ चल रहा है अभी वो बड़ा क्या कहेंगे, धोखा है हम सभी के लिए। विचारों में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, और वो नहीं आएगा क्योंकि ये सब फार्मेसी ड्रिवन है, ये सब अर्थ के हिसाब से चल रहा है। और जब तक इसमें से कुछ प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस प्रकार से उपाय सुझाए नहीं जाएंगे। अभी ये कारपोरेशन ने काफी जगह व्यायाम के साधन लगाए हैं, और वो एक अच्छा स्टेप है। तो धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे हैं व्यायाम करने वाले इस प्रकार से। हाँ, ये लॉकडाउन में मैं जाता था, हम 2-3 आदमी ही रहते थे। अभी युवा पीढ़ी भी काफी आ रही है, और 15-20-25 लोग होते हैं व्यायाम करने के लिए सुबह 6:15 इस प्रकार से। तो उसमें भी मैंने सुना कि उसमें भी टेंडर्स पास करना वगैरह, तो सभी के बारे में पैसा खाया जाता है इस प्रकार से, और इसलिए प्रचलन में आया। तो ठीक है, पैसा खाकर भी सही, लेकिन लोगों के लिए उपयुक्त काम अगर हुआ है तो ठीक है, मैं समझता हूँ। लोगों में व्यायाम के प्रति जागृति बढ़नी चाहिए। हाँ, और इसकी आदत पड़नी चाहिए, व्यायाम की आदत पड़नी चाहिए, तो अच्छा है। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। कल दोपहर में ये लेक्चर, योग सूत्र का लेक्चर नहीं होगा, सुबह सिर्फ ये हमारा लेक्चर है वो होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। वॅक्सिनेशनची सुरुवात आयुर्वेद पासून झाली असं म्हणतात, विशेषतः देवीच्या बाबतीमध्ये जे फोड आलेले आहेत त्याच्यापासून वॅक्सिन बनवलं जात असं ऐकिवात आहे. पण त्याच्याची थॉट प्रोसेस जी आहे ती ॲलोपॅथीची आहे, आयुर्वेद म्हणण्यात काही फार असे ओम शांति।
शांति शांति। मकर ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं। कृत्रिम, स्थावर और जंगम तीनों विषयों का अगर निर्देश है तो ये सभी कृत्रिम विषयों में आ जाएंगे। केमोथेरेपी वगैरह ड्रग भी कृत्रिम विषयों में आ जाएंगे। तो ठीक है, मैं थोड़ा इसके बारे में सोचूंगा, प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः।